हेलो, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन। जैसे कि हमने मेंटल एप्टीट्यूड की पहली क्लास पढ़ चुके हैं हम, इसमें 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमारा दूसरी क्लास है मेंटल एप्टीट्यूड मानसिक अभिरुचि। जिस साथियों ने, जिस मित्रों ने मेरे अगर वो क्लास नहीं देखी है, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास दे सकते हैं। उसमें से देखो, तुम्हें पता ही है पुलिस में कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। तो उसमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने पॉइंट बताए हैं। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट व्यू देख लोगे तो आसानी से कर लोगे, एकदम देखते नहीं आंसर कर दोगे आप। ऐसी हमारी अगली क्लास है 11। देखो 10 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे साथियों। आज हमारी अगली क्लास है 11वीं क्वेश्चन होगा आज। एंड तक, वीडियो के एंड तक बने रहना साथियों एकदम। देखो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज हमारा देखो 11वां क्वेश्चन है। आप एक पुलिस अधिकारी, आप क्या हैं साथियों, एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं। तो एक महिला अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरें, मतलब एक महिला थी, उसने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरें की शिकायत की आपसे। तो आप पुलिस के पद पर, अधिकारी के पद पर रहते हुए आप क्या करेंगे? देखो, नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नजरअंदाज करना चाहिए। देखो बालिका की क्या गलती थी, उसने अपनी एडल्ट तस्वीरें क्या कर दी, अपने बॉयफ्रेंड को शेयर कर दी। अब बॉयफ्रेंड ने क्या करा, उसकी जो शेयर, उसने उसको धमकी देनी स्टार्ट कर दी कि तेरी मैं पिक्चर्स वायरल कर दूंगा, मुझे ये रिश्वत दे, या मतलब कुछ भी है ना। तो उससे परेशान होकर उसकी माँ ने, उसको पता चला उसकी माँ को, तो उसकी माँ ने क्या करा, शिकायत दर्ज करी आपके पुलिस अधिकारी, उसमें थाने में या किसी कोतवाली में। तो आप पुलिस के पद पर थे, अधिकारी के पद पर, तो आप क्या करेंगे? नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज करना चाहिए। देखो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि अपनी बेटी को समझाए, उसने क्यों पिक भेजी, अपनी फ़ोटो क्यों भेजी उसको, है ना। तो आपका काम तो है नहीं। आपका काम क्या, उसको अच्छे से समझना, उसको क्या सुलझाना उसको, है ना। तो ये तो काम होगा नहीं कि वो नाबालिग। आप अगला है, नाबालिग के माता पिता को सावधान करना। हाँ, नाबालिग के माता पिता को क्या करेंगे, हम सावधान करेंगे कि आगे से ये ऐसे काम नहीं करे, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। और वैधानिक आरोप दायर करने के लिए कहेंगे। आप उनसे कहेंगे कि हमारे पास आप आरोप दायर कराओ और एफआईआर दर्ज कराओ, फिर हम उसके बाद देखेंगे जो। तो ये हो सकता है। अगला है, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना। ऐसा नहीं है कि आप उसके जो नंबर से कॉल आई कि आप उससे कहोगे नंबर दो हमें, हम आईडी ट्रेस करेंगे, सीधे उसके घर पहुंच जाएंगे तो सीधे उसको उठा लोगे, ऐसे नहीं। पहले क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि माता पिता से कहना पड़ेगा कि आप हमारे यहाँ आरोप दर्ज कराओ, तभी तो आप क्या करोगे, आईडी ट्रेस करोगे। ये तो बात का काम है ना साथियों। माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए? नहीं भाई, माता पिता अपनी बेटी से परामर्श सुने लेंगे कि तूने भाई ऐसा क्यों किया, मतलब होगी गलती, अनजाने अनजाने में गलती हो जाती है ना। तो आपका काम क्या है, माता पिता, नाबालिग के माता पिता को सावधान करेंगे और क्या करेंगे, वैधानिक आरोप दायर करने के लिए कहेंगे। बात समझ में आई साथियों? ये तो आप क्या करोगे, बाद में करोगे, जब आपके पास आरोप दर्ज हो जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, आईडी ट्रेस करोगे, उसकी आईडी ट्रेस करके उसका पता लगाओगे किसने कराई, है ना। बात समझ में आई साथियों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप क्या हैं, पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। तो सोशल मीडिया निगरानी से निषेध आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत, मतलब अनअथोराइज राजनीतिक रैली निकाली गई। मतलब आपको पता नहीं था कि रैली निकल रही है, आप क्या कर रहे थे, आप फेसबुक चला रहे थे सोशल मीडिया पर, तो आपको पता चला कि बिना परमिशन के एक रैली निकल रही है यहाँ से। तो आप क्या करोगे? देखो मैंने पहली क्लास में बताया था आपको साथियों कि अगर कोई भी गैर योजनाबद्ध तरीके से रैली निकाली जाती है तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ रैली निकलेगी वहाँ वहाँ आप क्या करोगे, पुलिस बल तैनात कर दोगे अपने। भाई आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं तो आपके पास बल भी होगा, तो आप वहाँ पे जाकर क्या करोगे, जहाँ जहाँ ब्लॉक कर दोगे रास्ते जब आप ब्लॉक करोगे तो आप अपना बल तैनात कर दोगे। तो वही है इसमें, देखो विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। भाई कहाँ तक गिरफ्तार करोगे, सोशल मीडिया पे तो बहुतों ने पोस्ट की होंगी, तो आप ऐसा नहीं है कि जिसने पोस्ट करी उसको उठा लो, है ना। ये तो आप करोगे नहीं। ये तो देखो हो सकता है
क्या हुआ? क्या हुआ? मक्खी बैठ गई? इधर इधर ये लेफ्ट पे नीचे हाइड। आप क्या करोगे? देखो साथियों, विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना। देखो पोस्टर तो बहुतों ने की होंगी है ना, ये तो होगा नहीं, क्योंकि आप हर किसी को उठा नहीं सकते ऐसे है ना, जिसने पोस्ट किया भाई उसको उठा लो है ना। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। भाई ये आपका काम ये नहीं कि हाँ फ़ोन किया जिसने पोस्ट की उसे फ़ोन करेंगे भाई तुमने पोस्ट क्यों की, आप उसे बाध्य करोगे कि पोस्ट डिलीट करो है ना। भाई ऐसे थोड़ी ना करोगे, आप क्या है पुलिस अधिकारी के पद पर है तो आप ये भी नहीं करोगे। इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए। मतलब जो इंटरनेट सेवाएं थी उसका अस्थायी निलंबन मतलब उसको बंद कर देनी चाहिए। तो ये आपका काम है, मतलब आप जिसने ये मतलब सोशल मीडिया पे वो डाल दी मतलब, तो आप ये सबको थोड़ी ना करोगे भाई, जो जिसने डाली उसी तो पकड़ोगे। ये थोड़ी नहीं है कि भी तुम इंटरनेट सेवाओं को ही बंद कर दोगे सब है ना, तो ये तो ये भी नहीं होगा। आप क्या करोगे? प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करो है ना। तो वो पहली वाली क्लास में देखना मैंने लिखवाया था, अगर ये गैर योजनाबद्ध तरीके से रैली निकल रही है तो रास्ते ब्लॉक कर देंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, अपना पुलिस बल तैनात कर देंगे। वहाँ जाकर उनसे कहेंगे दिखाओ परमिशन, अगर परमिशन है तो निकलने देंगे, नहीं है तो वहाँ से उन्हें निकलने नहीं देंगे। बात समझ में आई साथियों? हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। क्या है? एक पुलिस अधिकारी है। तो जाली ई कॉमर्स वेबसाइट, देखो जाली ई कॉमर्स मतलब आजकल बहुत फर्जी वो चल रही है, वेबसाइट है, ऐप चल रहे हैं, पोर्टल चल रहे हैं, बहुत फर्जी, बहुत हैकर पड़े हैं ना। तो घोटालेबाजी की पहचान करने के लिए आपको क्या करना है? तो आपके पास मान लिया आपके पास क्या है, कोई लिंक आया है ना, आपके पास लिंक आया, आप उस पर क्लिक करके देखेंगे तो वहाँ से क्या होगा, आपके पैसे, जैसे आपने सुना होगा कि पैसे कट जाते हैं है ना, OTP ले लेता है कोई हैकर तो पैसे कट जाता है। आप उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे अकाउंट में क्या होंगे, पैसे क्रेडिट होंगे, उसमें लिखा होगा क्रेडिट योर अकाउंट है ना। तो आप क्लिक करोगे तो वहाँ से क्या होगा, एक लेडीज़ बोलेगी हाय, तो वो तुम्हें बहला फुसला कर क्या करेगी, तुम्हारी वीडियो बना ले, फिर तुम्हें क्या करेगी, धमकी देगी कि भाई मैंने तेरी वीडियो बना ली है, मुझे पैसे चाहिए, ये है वो है ना। तो ये ऐसे चल रही है कॉमर्स, जाली कॉमर्स है ना। तो आप क्या करोगे, आप पुलिस अधिकारी के पद पर हैं तो क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। भाई क्षेत्र के सभी नागरिक हैं तो क्या उनकी ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करोगे आप? भाई पुलिस अधिकारी हो तो आप क्या सभी के ऑनलाइन की निगरानी कर लोगे? नहीं, भाई ये तो कर नहीं सकते, सभी की कैसे हो सकती है ना। साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर, देखो हैकर की बात कहाँ आ जाती है, भाई हैकर का काम आपका नहीं है। भाई हैकर को एथिकल हैकर की टीमों को इकट्ठा करोगे, भाई पुलिस का काम हैकर को इकट्ठा करना नहीं है। पुलिस का काम क्या है, उसमें जो तुम्हारी जो कॉमर्स है इसकी पहचान करेंगे। भाई यह हो सकता है कि अनऑथोराइज जो तुम्हारी वेबसाइट है उस पोर्टल को पूरा ही बंद करा दें। क्या करेंगे? पूरा ही बंद करा देंगे। देखो हैकर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ पे हैकर्स की नियुक्त करना चाहिए, तो हैकर्स भी क्या हो गया, गलत। भाई पुलिस अधिकारी का काम ये नहीं है कि हैकर्स नियुक्त कर दिया है ना। अब अगला है सभी अनधिकृत ऑनलाइन अनऑथोराइज जो शॉपिंग पोर्टल हैं, जो ऐप्स हैं तुम्हारे, उनके करेंगे हम प्रतिबंध कर लगा दें, जो मान्यता प्राप्त नहीं है ना। अगर वो जो मान्यता प्राप्त नहीं है तो उन्हें क्या करेंगे, हम उसे बंद करा देंगे। क्या करा देंगे? हम उसको बंद करा देंगे। बात समझ में आई था? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन साथियों, मेरे घर के सामने क्या है, मेरे घर के सामने सड़क पर बंदूक चलने की आवाज़ आती है। मेरा घर है वहाँ पर, तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बंदूक चलने की आवाज़ आई, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ, मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ या सोया रहता हूँ। देखो साथ
मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, ये क्या है बुर्जुलों का काम? भाई घर अगर गोली चली है तो आप क्या करोगे, वहाँ जाकर देखोगे भाई कहाँ से गोली चली, क्यों चली, किस वजह से चली। तो ये नहीं है कि आप अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लोगे डर के मारे। देखो पुलिस का काम क्या होता है, डरना नहीं है। पुलिस का काम क्या है, अपना वहाँ का जायज़ा लेना, किस वजह से चली, क्यों चली, है ना। सोया रहता हूँ, ये तो बिल्कुल ही गलत। मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ, भाई किसी दूसरे ने गोली चलाई तो तुम भी क्या गोली चलाओगे? नहीं। मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ, भाई क्या करना है आपको, तुरंत सड़क पर आकर देखना है किस वजह से चली, क्यों चली गोली, है ना। तो हमारा काम क्या होगा, मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको, मतलब कार्ड क्लोनिंग समझ रहे हो साथ मित्रों। कार्ड क्लोनिंग का मतलब ये है, जैसे हमारे पास कोई एटीएम कार्ड है तो उसका क्या हो जाता है, क्लोनिंग मतलब दूसरा कार्ड बना लिया जाता है फर्जी द्वारा। उसको मतलब क्लोनिंग मतलब उसी वही कार्ड दूसरे, मतलब जो फर्जी होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसका क्या क्लोनिंग बनाते हैं, वो सेम कार्ड आपको पहचान भी नहीं पड़ेगी। तो आपको ये शिकायत मिली आपको क्लोनिंग की और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके पास शिकायत आई है कार्ड क्लोनिंग बहुत हो रहे हैं, फर्जी कार्ड बहुत बन रहे हैं, एटीएम कार्ड जैसे कुछ भी है ना। तो आप क्या करोगे, कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। भाई कार्ड क्लोनिंग मशीन इतने की तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं होगी, है ना मित्रों, इतने की तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं। पुलिस अधिकारी के पद पे क्या पूरी मशीन ही खरीद, वही मशीन थोड़ी ना खरीदोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। संदिग्ध सहयोगी की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। देखो हो सकता है जो हमारा संदिग्ध, जो तुम्हें लग रहा है कि ये डाउट, मतलब इस पे डाउट है, उसकी पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक एटीएम पे एक एक क्या कर देंगे, वहाँ पर पर्यवेक्षक रख लेंगे उसकी, तभी तो पहचान हो पाएगी। देखो अगला है, विसंगतियों के लिए एटीएम एक्सिस लॉक की जांच करनी चाहिए। देखो एटीएम एक्सिस लॉक, एटीएम एक्सिस लॉक का मतलब समझ रहा हूँ, मतलब इसकी जांच के लिए आपका काम नहीं, ये काम किसका होगा, बैंकों का, बैंक कर्मचारी का काम होगा। जो लॉक की जांच करेंगे वो कौन करेंगे, एक्सिस लॉक की जांच वो बैंक कर्मचारी करेंगे, पुलिस का काम नहीं है। क्षेत्राधिकारी में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद करना चाहिए। एटीएम को अस्थायी रूप से सभी को बंद कर दोगे, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्या होगा, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगला है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आप एक जांच अधिकारी, आप क्या हैं, एक जांच। देखो मैंने पिछली क्लास में भी लिखवाया था कि आप कहीं जांच अधिकारी के रूप में कहीं गए हुए हैं तो आपको रिश्वत भी मिल सकती है। तो क्या आप रिश्वत ले लोगे, नहीं ले सकते। आपको धमकी भी मिलेगी, क्या आप डर जाओगे, नहीं। आप क्या करोगे, उसका सामना करोगे, मतलब ना रिश्वत लेनी है, ना डरना है, एब्रस्ट होकर, ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर आप क्या करोगे, अपना काम करोगे, है ना। आप क्या अपना काम करोगे, बिना रिश्वत के, बिना डर के, एकदम ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर अपना काम करेंगे। देखो ऐसे ही इसमें आप एक जांच अधिकारी हैं, आप क्या हैं, एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी में एक वीआईपी था, उसकी हत्या के मुख्य आरोपी में हेरफेर में दोष मुक्ति सुनिश्चित करनी है। मतलब एक बहुत बड़ा आदमी था, मतलब कोई भी नेता हो या कुछ भी हो ना, वो बहुत बड़ा वीआईपी लोग, तो उसके सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेश करती है। उसने क्या करा कि उसने सोचा कि मैं न्यायाधीश को खरीद, भाई इसका काम सही है, जज भी हमारा, सरकार भी हमारी, तो ये भाई ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप जांच अधिकारी के रूप में, तो आप क्या करेंगे, देखो पहला है, आप स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। भाई पुलिस क्या जांच करने से बचेगी, क्या डर जाएगी, नहीं। एब्रेस्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। हाँ देखो
मैंने ये बताया था। एब्रस्ट मतलब बिल्कुल अपनी ईमानदारी से निष्पक्ष होकर अपना काम करना चाहिए, और जो तथ्य हैं वो जो तुम्हारे पास प्रूफ है पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। कहाँ? अदालत में पेश करना चाहिए। ये हो सकता है। देखो अगला तीसरा है, सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमज़ोर ढंग से गढ़े गए साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। उनसे कह देंगे भाई क्या नेताओं से बड़े बड़े नेताओं से क्या हाँ भी मैं सहमत हूँ, और लेकिन बाद में पीछे पीछे क्या कर रहे हैं, उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, उसे अगर ऐसा पता चलेगा तो आपको पूरी फैमिली को मार देगा। भाई वीआईपी है ना, बहुत नामी बदमाश है, तो ये तो होगा नहीं। औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र। औपचारिकता मतलब उसके पास क्या भावनाएं दिखानी चाहिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ, मतलब जो वीआईपी था उसके साथ है। पुलिस अधिकारी नहीं, भाई पुलिस अधिकारी ऐसे नहीं है, अपना ईमानदारी से अपना काम करना है, तो क्या रहना है, अभ्रष्ट रहना है और अदालत में सबूत पेश करने। ठीक, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? समझ में आ रही होगी मित्रों। देखो अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता मतलब हमारी प्राथमिक मतलब जो सुरक्षा थी, राष्ट्रीय सुरक्षा थी, हमारा मेन मकसद क्या था, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। मतलब जो आपको मतलब आप क्या थे, एक मिशन पर गए हुए थे, आपको पता चला कि एक हमारा जीवन साथी था वो गंभीर दुर्घटना में फंस गया, मतलब शिकार हो गया वहाँ पर, तो आप क्या करोगे? मिशन छोड़ कर आ जाओगे? आप क्या मिशन छोड़ कर आ जाओगे? नहीं ना भाई, मिशन क्यों छोड़ के आएंगे? जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ के नहीं आएंगे। या अपने मिशन को किसी दूसरे को दे दोगे? नहीं भाई, अपना मिशन अपना स्वयं खुद करना है। जब तक मिशन पूरा नहीं हो गया तो जब तक हम आ नहीं सकते। मेरे पहले क्या है, राष्ट्र हित पहले है और परिवार हित बाद में। भाई पहले क्या है, राष्ट्र हित, फिर बाद में क्या, परिवार हित। तो ऐसे ही इसमें एक क्वेश्चन है, पहुंचता जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे? अब पुलिस के पद पर हो तो आप क्या करोगे? देखो पहला है, ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए। परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संचित अवकाश लेना चाहिए। देखो परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संचित अवकाश नहीं, भाई अवकाश नहीं लेना, क्योंकि जब तक आपका मिशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप नहीं जा सकते। बात समझ में आई साथियों? पारिवारिक प्राथमिकता, देखो पारिवारिक फैमिली बाद में, मैंने कहा राष्ट्रहित पहले और पारिवारिक क्या है बाद में, ये गलत हो जाएगा। राजनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। हाँ देखो राजनीतिक रूप से क्या करोगे आप, क्षेत्र अपने अपने बांट दोगे व्यापक, बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मिशन कंप्लीट कर फिर बाद में जाएंगे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी, ऑप्शन डी। बात समझ में आई होगी साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या हैं, एक पुलिस अधिकारी, आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से, मतलब आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तो आपके पास शिकायत आ रही है एक महिला कांस्टेबल की, जो उससे वरिष्ठ हैं, उससे ऊपर जो अधिकारी हैं उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत देखते हैं। मतलब महिला ने क्या करी, महिला कांस्टेबल ने शिकायत करी कि ये वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कि ये हमारे साथ यौन शोषण का वो कर रहे हैं। तो आप पुलिस के पद पर आप क्या करोगे? मैंने लिखवाया था, देखो अगर महिला की बात आती है, महिला चाहे यौन शोषण की बात हो, चाहे जांच की बात हो, चाहे शिकायत की बात हो, तो ये क्या होते हैं साथ मित्रों, ये जो होते हैं मामले संवेदनशील होते हैं, मतलब इनको गुप्त रखा जाता है। इनको क्या रखा जाता है? गुप्त। तो इन गुप्त में ये आप इस चीज़ में आप क्या करेंगे, एक कमेटी गठित करेंगे, आंतरिक क्या करेंगे, आंतरिक कमेटी गठित करेंगे, और जो उनके खिलाफ जो प्रूफ हैं वो क्या करेंगे, आप आंतरिक जो कमेटी बनाई है वहाँ पेश करेंगे। वो जो कमेटी क्या करेगी, उन प्रूफों को जायजा लेगी, उसकी जांच करेगी। अगर वो वरिष्ठ अधिकारी दोषी पाया गया तो क्या करेगी, उसके खिलाफ कंप्लेन करेगी। बात समझ में आई है? अगर महिला की बात आती है, यौन शोषण की बात आती है, जांच की बात आती है, तो क्या करना है, उनको जो मामले होंगे गुप्त होंगे, गुप्त तरीके से सॉल्व करना उसको।
ये नहीं कि तुमने अगर शिकायत मिली तो आपने सब में कह दी, पूरे स्टाफ में कह दी कि ऐसे ये शिकायत महिला कांस्टेबल की, नहीं, ये पुलिस का काम नहीं होगा। देखो ऑप्शन है कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति। देखो मैंने अभी बताया, कार्यवाही से कहेंगे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम कार्रवाई करेंगे, हम उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करेंगे और जो प्रूफ है वो आंतरिक शिकायत समिति का गठन करके वहाँ पर पेश करेंगे। मैंने बताया, तो ये आंसर हो सकता है। हमारा आंसर क्या होगा? ए। तो आगे देख लो, आगे बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। नहीं भाई, लिंग संवेदन बड़े पैमाने पर कैसे कर सकते हैं हम? कमांड भूमिकाओं से आलिप्त कर्मियों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए। मित्रों ये बताइए, कमांड भूमिकाओं से आलिप्त कर्मियों के स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब समझ लो ट्रांसफर। भाई जब तक उसका ट्रांसफर ऐसे कैसे करा सकते हैं हम, जब तो उसके पास उसके लिए कोई सबूत, मतलब उसके दोषी करार नहीं दिया जा सकता। बात समझ रहे हो? गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामले को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए। आप उनसे कहोगे भाई क्या गोपनीयता तरीके से करना चाहिए, लेकिन बाहरी जो कंपनियां हैं उनको सौंप दोगे? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी। हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर ए। बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मित्रों, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में, आप क्या है पुलिस अधिकारी के, आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं आपको। मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे माइनॉरिटी हैं, जो हमारा मुस्लिम समुदाय भाई हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, आप शिकायत कर रहे हैं आपसे कि जहाँ हम हिंदुओं के इलाके में जा रहे हैं तो हमें रहने नहीं दे। बात समझ में आ रही? तो उन्होंने क्या कहा, आप पुलिस के पद पर, अधिकारी के पद पर आपके पास शिकायत करी, तो आप पद पर रहते हुए आप क्या करोगे? कट्टरपंथी वैचारिक समूह पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए। मतलब आप ऑनलाइन, देखो इस क्वेश्चन में देखो ऑनलाइन की कहीं बात आई है? क्वेश्चन में आप मित्रों पढ़ो, इसमें क्या ऑनलाइन की बात आई है? नहीं, ऑनलाइन प्रोफाइल की कोई बात ही नहीं आई है, तो ऑनलाइन की तो जिक्र होगा ही नहीं, है ना। आगे अभियोजना फास्ट ट्रैक करते हुए अभी अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। देखो मित्रों, देखो पुलिस का काम क्या है? सजा देना नहीं है। पुलिस का काम क्या? सजा देना नहीं है। पुलिस का काम है उनको मतलब जो दोषी हैं उनको दोषी करार करना। आप बस ये कह सकते हो कि हाँ अगर तुमने ये जुल्म किया है तो आपको सजा मिल सकती है। मिलेगी, मिल सकती है, क्या मिलेगी? भाई जुल्म किया तो सजा तो मिलनी है, लेकिन सजा देगा कौन? अदालत, जज साहब, है ना। तो ये हो सकता है। नफरत भरे साइबर गश्त लागू करनी चाहिए। नहीं, नफरत भरे साइबर गश्त क्यों लागू करोगे? आगे है सामुदायिक नेताओं। देखो नेताओं की बात आ गई। सामुदायिक जो समुदाय, मतलब जो मुस्लिम समुदाय का नेता है या हिंदू समुदाय का नेता है, उसके साथ क्या करेंगे? शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल। भाई पुलिस का काम ये नहीं है कि नेताओं को बुलाओ। पुलिस क्या है? नेता नहीं है। पुलिस क्या है भाई? पुलिस तो देखो ये भी हो सकता है, लेकिन आप ये बताओ कौन सा बेस्ट होगा? इन दोनों में से कौन सा सही होगा? एक तो देखो बेकार और एक है बहुत बेकार, तो आप किसे चुनोगे? तो ये भी नेताओं की बात आ गई। जैसे हमारे मुस्लिम समुदाय के नेता हैं तो वो मुस्लिम के पक्ष की बात करेंगे, जो हमारे हिंदू समुदाय के नेता हैं वो हिंदू की बात करेंगे। भाई किसी भी नेताओं को, अगर समुदाय नेताओं से आप बात करोगे तो वो तो अपने अपने समुदाय की बात करोगे, ये अपने अपने समुदाय की बात करेंगे कि हाँ हमारा समुदाय सही है। हिंदू समुदाय से बात करो तो हिंदू समुदाय सही है, तो आप तो ऐसे करोगे नहीं। आपको क्या करना, देखो मेरी बात समझो, इसमें दोनों ही ऐसे ही हैं। भाई सजा की घोषणा तो करेगी नहीं पुलिस, और यहाँ नेताओं पर लगाएं कौन सा आंसर? देखो इन दोनों में सोच सकते। देखो एक बात समझो, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके जहाँ गाड़ी चला रहे हैं 60-70 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है, मान लो आपका, मान लो अचानक से ब्रेक फेल हो गए। क्या हो गया? ब्रेक फेल हो गए। जब आप जा रहे हो, उधर से स्कूल की छुट्टी होती है, वहाँ से निकल के आते हैं बच्चे 20-25 बच्चे, और एक बरार वाली गली में से 2-3 बुढ़िया आती हैं, 2-3 बुढ़िया आ गई, तो आप क्या करोगे? ब्रेक फेल हो गए तो अचानक से क्या करोगे? क्या बच्चों पे चढ़ा दोगे या बूढ़ियों पे चढ़ा दोगे? भाई ब्रेक फेल हुए हैं, तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या है,
20-25 बच्चों की जगह 3-4 बुढ़िया पे चढ़ा सकते हो, पर ये नहीं, आपको करना नहीं है ऐसा ना। जितना हो सके उतना ही बचना है कि हाँ जितना तुमसे मतलब दोनों ही बच जाएं, ऐसा करना है। पर जहाँ देखो उम्मीद अगर नहीं बचने की तो वहाँ पर भाई 20-25 को छोड़कर 3-4 को चढ़ाना है, तो वहाँ पर थोड़ा सही होगा। लेकिन आपको क्या करना है साथियों, ये नहीं है कि अगर कोशिश है कि अगर हाँ अगर दोनों ही बच सकते हैं तो अब पता ही आपको है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ, एक बेकार हुआ एक बहुत बेकार हुआ। बेकार मतलब 3-4 बुढ़ियाँ, और बहुत बेकार मतलब 25-20 लड़के। तो ऐसे इसमें देखो आप क्या करेंगे, अभियोजना फास्ट ट्रैक करते हुए अनिकरण सजा की घोषणा करेंगे। ये हो सकता है, ये नहीं कि नेताओं से मिलेंगे, भाई नेताओं से नहीं मिलना, ये हमारा हो जाएगा। साथियों समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है साथ मित्रों, लैंगिक असमानता का कारण। लैंगिक असमानता मतलब आप समझ रहे हो, लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता मतलब पुरुष महिला में भेदभाव, पुरुष महिला का भेदभाव। देखो आज के ज़माने में क्या है, हम आज की पीढ़ी मतलब पहले की पीढ़ी भी ऐसी थी कि पुरुष महिला में भेदभाव करते थे कि भाई अगर देखो पहले की बुढ़ियाँ जो थी, पहले की दादी परदादी जो थी, वो ये सोचती थी कि हाँ लड़की पैदा नहीं हो, क्या हो लड़का पैदा हो। पहले भेदभाव होता। आज के ज़माने में क्या, आज के ज़माने में ये है, आज सब शिक्षित हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड हैं, सब संविधान सबके बारे में जानते हैं साथियों। तो उनको पता है महिला की क्या कीमत है और पुरुष की क्या कीमत है। वो आज के ज़माने में सब महिला पुरुष कंधे से कंधा मिला के चल रही है। कहीं भी आप देख लो, कोई भी विभाग में चले जाओ, कोई भी संस्था में चले जाओ, कहीं अस्पताल, कहीं स्कूल, कहीं भी चले जाओ, सबको क्या है, सबको बराबर हकदार, महिला का क्या बराबर, पुरुष के बराबर हकदार। ये नहीं है कि पुरुष को वेतन ज़्यादा मिल रहा है महिलाओं को, या पुरुष को कम समय में काम करना पड़े, महिलाओं को ज़्यादा समय नहीं। आज क्या है, आज के ज़माने में क्या, पुरुष महिला सब बराबर, कोई भेदभाव नहीं करना, पुरुष महिला के बराबर समान है ना। कि ये महिला है तो भाई इसके साथ ही भेदभाव करो, नहीं। लैंगिक मतलब आपको कारण बताना है, क्या कारण, सामाजिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक या विधिक। देखो वैज्ञानिक मतलब क्या, किताबों में वैज्ञानिक तौर से बताया गया कि हाँ इसमें लैंगिक असमानता करनी चाहिए, मतलब इनमें भेदभाव करना चाहिए। प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या गॉड गिफ्टेड है या ऊपर से भगवान की तरफ से आया कि हाँ भाई महिला पुरुष में भेदभाव करना चाहिए, नेचुरल है, नहीं, ये भी नहीं। विधिक क्या संविधान में लिखा हुआ है कि हाँ महिला पुरुष में भेदभाव करना चाहिए, तो संविधान में लिखा हुआ है लिंग जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। आपने पढ़ा भी होगा मित्रों, अपने आर्टिकल में पढ़ा होगा कि लिंग जाति के आधार पर पुरुष और महिला पर कोई भी भेदभाव नहीं। ये हमारी सामाजिक ही कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज में ही ऐसा हुआ है कि आजकल के जो पीढ़ी हैं यही सब, मतलब पहले की जो पीढ़ी थी वही सामाजिक उन्होंने कुरीतियाँ बना दी, पुरुष महिला में भेदभाव। तो हमारा क्या होगा, असमानता कारण सामाजिक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत लिंग असमानता, मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, उसके आधार पर लिंग असमानता मतलब लिंग में असमानता क्या निषेधित है, अनुमन्य है, कोई प्रावधान नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। देखो हमारे संविधान में महिला पुरुष का प्रावधान दे रखा, आर्टिकल में दे रखा, ये बताया पिछले क्वेश्चन कि कोई प्रावधान नहीं है, प्रावधान है, निषेधित है या अनुमन्य है, अनुमन्य भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं है, मतलब क्या होगा, निषेध। हमारा क्या होगा, लिंग असमानता का हमारे भारतीय संविधान में क्या होगा, निषेधित। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का क्लास का, पुलिस को लैंगिक संवेदनशीलता का पालन करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए। मतलब पुलिस को पुरुष महिला में भेदभाव करते हुए, भेदभाव ना करते हुए, उसका पालन करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए। लिंग के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए, भाई पुलिस के पद पर हो कि आप ये तो मतलब ये नहीं करोगे कि हाँ पुरुष है तो मैं रिपोर्ट लिख लूँ, महिला तो रिपोर्ट नहीं लिखूँ, है ना। आप क्या करेंगे, आप दोनों को समान समझेंगे,
ये पुरुष हो या महिला, दोनों का हम क्या करेंगे, बराबर सॉल्यूशन करेंगे, बराबर समाधान करेंगे उनका। लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं करना, नहीं होना चाहिए। हाँ, बात बिल्कुल सही है कि लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्त्रियों का अनुसूना करना नहीं, स्त्रियों का अनुसूना नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। हमारा क्या, लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हमारी आज की क्लास थी, दूसरी क्लास मानसिक अभिरुचि की। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई हो, है ना मित्रों। देखो ऐसे ही हमारे साथ बने रहना है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, बिल्कुल चुटकियों में तुम ये ख़त्म कर दोगे। मैंने ऐसे देखो बड़े प्यार से आपको समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से बने रहना है मेरे साथ। अगली क्लास तक मिलते हैं, अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।